गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड थी सर कि पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज ले लीजिए। लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें कहना चाहूँगा कि पहली बात तो ये कि जो लेक्चर्स हम आपके लिए डेली अपलोड कर रहे हैं उसे आपको सीरियसली पढ़ना है, सीरियसली कंप्लीट करना है। उसमें जो भी प्रॉब्लम्स क्लास में कराए जा रहे हैं वो आपको साथ ही साथ बनाने हैं, और जो न्यूमेरिकल्स क्लास में वीडियो में बनाए नहीं जा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो आपको वो ट्राई करना है, खुद से उसका सोल्यूशन बनाना है। इनकेस अगर सोल्यूशन बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर सोल्यूशन बनाने में कोई दिक्कत आती है तो आपको हमें क्वेरी रेज करना है। क्वेरी आप कैसे रेज करोगे? आपको क्वेरी रेज करना होगा व्हाट्सएप पे 9404855973। ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आपको रिप्लाई मिलेगा। लेकिन इमीडिएट रिप्लाई की आप एक्सपेक्टेशंस मत रखना, अराउंड 48 आवर्स के अंदर अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। सेकेंडली, एक बात और, एनपीओ के केस में आपको लग रहा होगा कि एनपीओ बहुत जल्दी ख़त्म किया गया है, कि जो सर पहला वीडियो जो आपने अपलोड किया है वो सिर्फ 12 मिनट्स का है। माय डियर फ्रेंड्स, वो वीडियो लग रहा है सिर्फ 12 मिनट्स का है, लेकिन उसके अंदर का जो कंटेंट है, कंटेंट अराउंड 45 मिनट्स का कंटेंट है। उसको हमने कॉम्प्रेस किया है। कॉम्प्रेस किस तरह से किया है? अगर वही हम यहाँ क्लास में लेते थे तो एक एक चीज़ लिखते थे, एनपीओ मतलब क्या है, उसमें क्या बुक्स कौन सी बुक्स मेंटेन करती है, तो वो लिखने में यहाँ पे काफ़ी समय जाता है। ठीक है, तो उसमें हमने क्या किया है कि जो भी क्लास में लिखना था तो वो स्लाइड हमने पहले ही लिख ली, ताकि वीडियो का लेंथ कम से कम बनाए रखा जाए, कम से कम रखा जाए। ठीक है, तो जितना भी कंटेंट क्लास में लिखते थे हमने वो पहले ही लिख लिया, फिर बाद में हाइलाइटर के थ्रू जो जो पढ़ाना था पढ़ाते टाइम उसे हाईलाइट करते हुए आपको पढ़ाया है। इसीलिए उस वीडियो का ड्यूरेशन जो है, लेंथ जो है, वो 45 मिनट से कट डाउन होके 12 मिनट्स पे आ गई है। ठीक है, वो 12 मिनट्स का वीडियो है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें लगभग सारे ही कंसेप्ट कवर है। सेकेंडली, सब्सक्रिप्शन अकाउंट में कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत है, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो सेकेंड वीडियो है, सेकेंड वीडियो में एक ट्रिक बताई गई है सब्सक्रिप्शन अकाउंट को किस तरह से सॉल्व करनी है। ठीक है, उसके अलावा जो थर्ड और फोर्थ वीडियो है उनमें एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया गया है। उन न्यूमेरिकल्स में भी स्पेसिफिकली जहाँ सब्सक्रिप्शन है तो सब्सक्रिप्शन के लेजर्स वगैरह बना के वो सॉल्व किया है। इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि सब्सक्रिप्शन पे या किसी एक पर्टिकुलर कंसेप्ट पे और क्लैरिटी चाहिए तो यू कैन एनी टाइम पिंग मी। और वैसे भी ये जो है, ये तो एक आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट दिया जा रहा है कि कोरोना की वजह से आपकी क्लासेस बंद ना हो, आपकी पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। और एक बार ये कोरोना का मैटर थोड़ा सॉर्ट आउट हो जाता है तो हम फिर से मिलने ही वाले हैं क्लास में। तो जब भी हम अप्रैल में बोलो या मार्च में बोलो, जब भी हम क्लासरूम में मिलेंगे तब हम 1-to-1 डिस्कशंस फिर से कर सकते हैं। कुछ कंसेप्ट्स पे जो आपको डिफिकल्ट जा रहे हैं या कुछ ज़्यादा टेक्निकल है उस पर हम एक बार फिर से दोबारा से चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक बड़ा ही बेहतरीन है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इस पे अराउंड 8 to 10 मार्क्स का वेटेज है इसका, और सिंपल टॉपिक है, लाइफ में कभी यूज़ होने वाला नहीं है, लेकिन सिलेबस में इसलिए हमें पढ़ना है ये टॉपिक। और इसमें एक खास बात यह है कि हमारा जो इंस्टीट्यूट का मटेरियल दिया हुआ है वो बहुत बेहतरीन है। हमारा इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल दिया हुआ है वो बहुत बेहतरीन है। कि वो बेहतरीन क्यों है? क्योंकि इसमें जो टेक्स्ट है वो बहुत अच्छी तरह से बिल्स ऑफ एक्सचेंज को, बहुत अच्छी तरह से बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एक्सप्लेन करता है वो। ठीक है, ये अगर आप पढ़ लेते हो तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या चीज़ है, क्या कंसेप्ट है, हमें सब क्लियर हो जाएंगे। तो वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे, एक एक करके हम इसे आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज मतलब होता क्या है? हुंडी का नाम सुने हो कभी? हुंडी, हुंडी चिट्ठी, हुंडी चिट्ठी का नाम सुने? हुंडी चिट्ठी, पैसा लेना देना। जैसे कि मुझे, मैं गरीब इंसान, मुझे 2 लाख रुपयों की ज़रूरत थी, तो मैं किसी एक मालदार पार्टी के पास जाता हूँ, उसे 2 लाख रुपए मांगता हूँ, तो वो मुझे 2 लाख रुपए दे देगा, लेकिन बदले में मैं उसे चिट्ठी लिख के दूंगा। क्या चिट्ठी लिख के दूंगा? मैं श्री 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 CA रौनक अग्रवाल मिस्टर एक्स से 2 लाख रुपए ले रहा हूँ,
ये रेट पे ले रहा हूँ और XYZ डेट पे मैं लौटाऊंगा, ठीक है, विथ इंटरेस्ट। ये जो होता है, ये जो नोट मैं लिख के दे रहा हूँ, ये बिल्स ऑफ, इसे बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं, इसे हुंडी चिट्ठी कहते हैं, ठीक है। लेकिन हुंडी जो होती है वो नॉर्मली दो पार्टीज के बीच का होता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज को थोड़ा लीगल सपोर्ट दिया जाता है, स्टैंपिंग वगैरह की जाती है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि नॉर्मल कमर्शियल प्रैक्टिस में बिल्स ऑफ एक्सचेंज की कुछ इज्जत है, क्या है, कुछ इज्जत है, मतलब इसको लीगल टेंडर वगैरह माना जाता है, ओके। नॉर्मली होता क्या है, कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, एक बायर होता है और एक सेलर होता है, ठीक है। सेलर बायर को गुड सेल करता है, बायर पैसे देता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सेलर क्रेडिट पे बेचता है ना। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सेलर क्रेडिट पे बेच तो रहा है लेकिन उसे गारंटी नहीं है सामने वाले बायर की, तो सामने वाला बायर क्या करेगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे देगा। ऐसे केस में क्या करेंगे हम, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ले लेंगे, ठीक है। तो ये बिल बनाएगा कौन, एक सेलर है एक बायर है, ठीक है। सेल किया तो ये सेलर जो है वो मेकर है, मतलब ये बिल बनाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ये बनाता है। और ये जो बायर है वो उसको एक्सेप्ट करता है, बायर क्या करता है, उसको एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज के कुछ फीचर्स देख लेंगे, थेरोटिकल है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके समझने के लिए पढ़ लेते एक बार। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के फीचर्स क्या है, वो राइटिंग में होना चाहिए, उसमें डेट लिखी होनी चाहिए, इट मस्ट कंटेन एन ऑर्डर टू पे सर्टन सम ऑफ मनी, मतलब उसमें बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब होता क्या है, एक ऑर्डर होता है कि आप इतना पैसा पे करने वाले हो, ठीक है। प्रॉमिस होती है, एक वादा होता है, ठीक है। और द मनी मस्ट बी पेबल टू अ डेफिनेट पर्सन और टू हिज ऑर्डर टू द बियरर, मतलब किसे पैसा पे करना है, मतलब पैसा किसे मिलने वाला है, उसका नाम भी मेंशन किया होता है। या फिर जिसका ना ऐसा लिखा हो सकता है कि रौनक की जगह रौनक जिस किसी को एक तो रौनक को पेमेंट करिए, या रौनक जिस किसी को कहेगा उसे पेमेंट करिए, ठीक है। बाद में द ड्राफ्ट मस्ट बी एक्सेप्टेड फॉर पेमेंट बाय द पार्टी टू हुम द ऑर्डर इज मेड, जैसे कि जो सेलर है, सेलर ने बनाया है, ड्राफ्ट बनाया है और दिया किसको है, बायर को, तो बायर ने एक्सेप्ट करने को होना, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बायर ने एक्सेप्ट करने को होना। अगर वो बायर एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है तो बिल ऑफ एक्सचेंज का कोई वैल्यू है क्या, नहीं। इट शुड बी प्रॉपरली स्टैम्प्ड, पेमेंट मस्ट बी इन लीगल करेंसी ऑफ द कंट्री, मतलब रुपयों के टर्म्स में पेमेंट होना मांगता है, ठीक है। अब इसमें पार्टीज कौन सी होती है, एक होता है ड्रॉवर, ठीक है, एक होता है एक्सेप्टर और एक होता है पेई। मतलब सर बिल ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टी होती है, हाँ तीन पार्टी होती है। पार्टी म्हणजे ए वो पार्टी नहीं, तीन पार्टी मतलब तीन लोग इंसान इन्वॉल्व होते हैं, ड्रॉवर, पेई और एक्सेप्टर, ठीक है। एक्सेप्टर, ड्रॉर मतलब जो बिल बनाता है, मतलब मेकर, जनरली कौन होता है, सेलर, जनरली कौन, सेलर या लेंडर, ठीक है। वो जिसके ऊपर रेस करता है बिल वो कौन है, एक्सेप्टर, मतलब जो एक्सेप्ट करता है, जो वादा करता है कि हाँ मैं 1 लाख रुपए पे करूंगा, वो कौन होता है, वो एक्सेप्टर होता है, ठीक है। उसके बाद में आता है पेई, पेई मतलब ड्रॉर ने बिल बनाया, एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट किया, और पेई एक्सेप्ट, ड्रॉर ने ऐसा बिल बनाया कि हे रौनक आज से ठीक 30 दिन बाद आप 25 लाख रुपए मिस्टर एक्स को दोगे, एक्स कौन है, पेई, मतलब जिसे पैसा मिलने वाला होता है वो कौन होता है, वो पेई होता है, ठीक है। नॉर्मली ड्रॉवर और पेई एक ही होता है, मतलब ड्रॉवर जो होता है वही पेई होता है नॉर्मल केस में, लेकिन इट्स नॉट कंपलसरी कि ड्रॉवर हमेशा पेई ही हो, ठीक है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कौन कौन इन्वॉल्व है, तीन पार्टीज इन्वॉल्व है, ड्रॉर, एक्सेप्टर और पेई। ड्रॉर मतलब जो बिल बना रहा है, एक्सेप्टर मतलब जो बिल एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं पेमेंट करूंगा, और पेई मतलब जिसे पेमेंट होने वाला है, ठीक है। इसमें एक अगला कंसेप्ट आता है एंडोर्समेंट का। क्या कंसेप्ट आता है, एंडोर्समेंट का। एंडोर्समेंट का कंसेप्ट क्या बोलता है, एंडोर्स करना मतलब दूसरे के नाम पे ट्रांसफर करना। जैसे कि अब कोई भी ड्रॉवर भी एंडोर्स कर सकता है,
या एक्सेप्टर भी एंडोर्स कर सकता, कोई भी एंडोर्स कर सकता है। जैसे कि मुझे मेरे पास बिल्स रिसीवेबल है, मुझे आपसे पैसे आने थे, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपसे पैसे ना लेते हुए ये बिल मैं और किसी को दे दूंगा, मैं बैंक को दे दूंगा। जैसे कि एक्स है, वाई है, वाई ने एक्स को बिल दिया हुआ है, ठीक है, तो एक्स की बुक्स में क्या है, बिल्स रिसीवेबल है, ठीक है। अब ये एक्स क्या कर सकता है, ये बिल जेड को भी दे सकता है, ठीक है, तो जेड को अगर दे दिया तो इस ये जो प्रोसेस है, अब एक्स ने अपना जो बिल्स रिसीवेबल था, मतलब एक्स को वाई से जो पैसा मिलने वाला था, वो किसके बदौलत मिलने वाला था, इस बिल के बदौलत मिलने वाला था। तो एक्स क्या करेगा, वो जो बिल है वो और किसी को एंडोर्स कर देगा, किसको एंडोर्स किया, जेड को। तो ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं, एंडोर्समेंट। इसे क्या बोलते हैं हम, एंडोर्समेंट बोलते हैं, ठीक है। अब अगला कंसेप्ट है फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज। फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब क्या होता है, फॉरेन ट्रेड ऑपरेशन के केस में जो बिल ऑफ एक्सचेंज हम रेज कर रहे हैं उसे हम फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। उसका सेटलमेंट एक तो अब्रॉड में हो सकता है या उसकी जो पार्टी है वो फॉरेन में हो सकती है, ये सारी बातें, ठीक है। सर ये बिल ऑफ एक्सचेंज दिखता कैसा है, सर बिल ऑफ एक्सचेंज दिखता कैसा है, आपका बिल ऑफ एक्सचेंज कुछ इस तरह दिखता है, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, इसमें सर अमाउंट लिखी होती है, साफ साफ शब्दों में अमाउंट लिखी होती है, डेट होती है सर, प्लेस होता है, ठीक है, और उस पे वो मैटर लिखा होता है कि मैं आपको इतना इतना रुपया देने वाला हूँ, ठीक है। जिसको पैसा मिलने वाला होता है उसका नाम लिखा होता है, ठीक है, उसका नाम लिखा होता है, और जो देने वाला है उसका भी नाम लिखा होता है, ठीक है, दोनों पार्टी का नाम लिखा होता है। तो ये मेकर कौन है इसमें, ये केस में विंसेंट कौन है, मेकर है, ठीक है। और एक्सेप्टर कौन है, वालिस एक्सेप्टर है, वैलिस कौन है, एक्सेप्टर है। और यहाँ पे जो वैलिस है वो साइन करेगा, कैसे, वैलिस ने साइन किया और यहाँ पे स्टैंप मार दिया, ठीक है। ये क्या है, आपका बिल ऑफ एक्सचेंज है। इसमें क्या क्या होता है सर, इसमें अमाउंट लिखी होती है ना, इसमें सर अमाउंट लिखी होती है, डेट लिखी होती है, एक्सेप्ट करने वाला लिखा होता है, और जिसे पैसा मिलने वाला है उसका नाम लिखा होता है, ठीक है। ये ड्रॉ ई है, ठीक है, ड्रॉ ई मतलब एक्सेप्टर को ही ड्रॉई बोलते हैं, एक्सेप्टर को ही ड्रॉई बोलते हैं, मतलब जिसके नाम पे बिल बनाया है एक्सेप्टर को ही ड्रॉई बोलते हैं, ठीक है। बाद में अगला कंसेप्ट देखते हैं, प्रोमिजरी नोट, ठीक है। इसके फीचर देखते हैं, प्रोमिजरी नोट मतलब क्या होता है, ये भी एक राइटिंग में होता है, ये भी एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है। इट मस्ट कंटेन क्लियर प्रॉमिस टू पे। इसमें क्या होता है, प्रॉमिस टू पे होती है, हम वादा कर रहे हैं कि आपको पे करेंगे, प्रॉमिस टू पे होता है, ठीक है। ऐसे साफ साफ लिखा होता है, आई प्रॉमिस टू पे ₹50,000 एज सुन एज आई, अच्छा ₹50,000, ठीक है। अगर यहाँ तक लिखा है तो ये प्रोमिजरी नोट है, लेकिन उसके आगे अगर ऐसी कंडीशन डाल दी एज सुन एज आई कैन, तो ये क्या हो गया, द प्रॉमिस टू पे मस्ट बी अनकंडीशनल, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या कर दिया हमने, एज सुन एज आई कैन ऐसा लिख दिया, मतलब क्या आ गया, हमने कंडीशन डाल दिया, कंडीशन डाल दिया मतलब ये क्या हो गया, प्रॉमिसरी नोट नहीं है। प्रॉमिसरी नोट कैसी होनी चाहिए, अनकंडीशनल। और भी बहुत सारी बातें जो अनकंडीशनल होनी चाहिए, लव कैसा होना चाहिए, अनकंडीशनल। द प्रोमिजर और मेकर मस्ट साइन द प्रोमिजरी नोट, ठीक है, साइन होना चाहिए, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। द मेकर मस्ट बी अ सर्टन पर्सन, द पेई द पर्सन टू हुम द पेमेंट इज प्रोमिस मस्ट ऑल्सो बी सर्टन। जाहिर सी बात है ना, जिसे पेमेंट मिलना है वो भी सर्टन होना चाहिए, किसे पेमेंट मिलना है ये बात हमें पता होनी चाहिए। द सम पेएबल मस्ट बी सर्टन, 50,000, ठीक है। अगर ऐसा लिखता है कि आई प्रोमिस टू पे 50,000 प्लस ऑल फाइन, मतलब ऑल फाइन, फाइन मतलब कितना है भैया, फाइन का अमाउंट क्लियर है क्या, नहीं है, मतलब सर्टन अमाउंट हुआ क्या, ये नहीं, ये क्या हो गया, अनसर्टन हो गया, ठीक है। पेमेंट मस्ट बी इन लीगल करेंसी, जाहिर सी बात है। इट शुड नॉट बी मेड पेएबल टू द बियरर, अच्छा बियरर को पे होने वाला है क्या, ये नहीं, इस पर नाम होना चाहिए किसे पे करना है, ठीक है। इट शुड बी
properly stamped, it does not require any acceptance. बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस लग रहा था ना, ड्रावी का एक्सेप्टेंस लग रहा था, मतलब जो पेमेंट करने वाला था उसका एक्सेप्टेंस लग रहा था, लेकिन प्रोमिसरी नोट्स के केस में एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं है। प्रोमिसरी नोट के केस में एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ओके। प्रोमिसरी नोट दिखता कैसा है, कुछ ऐसा दिखता है, अमाउंट लिखा होना चाहिए, डेट होनी चाहिए, ठीक है। 3 months आफ्टर डेट आई प्रॉमिस टू पे प्रिया, पार्टी का नाम होना चाहिए, ठीक है। टू प्रिया, ओ प्रिया, ओ प्रिया, स्टैम्प, ठीक है, जिसने बनाया है यहाँ पे उसका सिग्नेचर होना चाहिए, है ना, मस्त है, ओके, ठीक है। अब देखेंगे डिफरेंसेस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट के बीच में डिफरेंसेस क्या है। अनकंडीशनल होना चाहिए, ठीक है, प्रोमिसरी नोट कंटेन ओनली ए प्रॉमिस, इसमें प्रॉमिस है, ये अनकंडीशनली ऑर्डर है, ये क्या है, ऑर्डर है, और ये क्या है, एक प्रॉमिस है, ठीक है। उसके आगे देयर आर जनरली 3 पार्टीज, कौन कौन, ड्रॉवर, ड्रॉवी और पेई। ड्रॉवर मतलब जो बनाता है, ड्रॉवी मतलब जो एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्टर नाम दिया था, पेई मतलब जिसे मिलना है, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है ड्रॉवर और पेई एक ही हो, तो मतलब 2 ही पार्टी हो जाएंगे वो केस में, और ये केस में क्या है, 2 ही पार्टी है, मेकर एंड पेई। एक्सेप्टर जो एक्सेप्ट करता है वो बिल पे करेगा, यहाँ पे जो मेक करता है, जो प्रोमिसरी नोट बनाता है वो खुद पे करता है, यहाँ पे कौन पे करता है, यहाँ पे जो एक्सेप्ट कर रहा है वो पे करता है, ओके। अब बिल इज ड्रॉन बाय क्रेडिटर, ठीक है, जाहिर सी बात है, क्रेडिटर मतलब जिसने माल बेचा है, क्रेडिटर मतलब जिसने माल बेचा है, ठीक है। अ प्रोमिसरी नोट इज मेड बाय डेटर, है ना, डेटर मतलब जिसने माल खरीदा है, जिसने माल खरीदा है वो क्या करेगा, वो पेमेंट करेगा, वो पेमेंट करेगा मतलब वो प्रोमिसरी नोट बनाएगा, ठीक है। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में क्या है, क्रेडिटर जिसने माल बेचा है, जिसने माल बेचा है उसे क्या है, पैसा आना है, तो वो क्या करेगा, बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएगा, वो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएगा, और जिसको माल बेचा है उस पे उसका एक्सेप्टेंस ले लेगा, मतलब ड्रावी जिसने परचेस किया है उसका उस पे एक्सेप्टेंस लेगा, ठीक है। द ड्रावर एंड पेई में बी सेम पर्सन, कोई नई बात नहीं है, ड्रावर और पेई सेम पर्सन हो सकते हैं। इफ प्रोमिसरी नोट, इन प्रोमिसरी नोट मेकर एंड पेई कैनॉट बी सेम, सही बात है, खुद को पैसा कैसे दूंगा। इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज द लायबिलिटी ऑफ ड्रावर इज सेकेंडरी एंड कंडीशनल, ठीक है, जो ड्रॉ कर रहा है उसकी भी लायबिलिटी होती है, मतलब जो ड्रावी है अगर उसने बिल ऑफ एक्सचेंज को डिसऑनर कर दिया तो अल्टीमेट लायबिलिटी किसकी आएगी, ड्रावर की आएगी, ठीक है। इन अ प्रोमिसरी नोट द लायबिलिटी ऑफ अ मेकर इज प्राइमरी एंड एब्सोल्यूट, ठीक है। अ बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी एक्सेप्टेड कंडीशनली, ठीक है, और ये क्या है, कैनॉट बी एक्सेप्टेड कंडीशनली, ठीक है। इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज नोटिस ऑफ डिसऑनर मस्ट बी गिवन, ठीक है, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर होता है तो उसकी नोटिस जरूरी है, और ये केस में जरूरी नहीं है, ठीक है। इन केस ऑफ डिसऑनर अ बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी नोटेड एंड प्रोटेस्टेड, मतलब इसमें नोटिंग होती है, आगे समझेंगे ये नोटेड एंड प्रोटेस्टेड मतलब क्या है, ठीक है। अब देखते हैं रिकॉर्ड ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट, इसे रिकॉर्ड कैसे करना है। ऑन रिसीट ऑफ बिल द पेई मेक्स द फॉलोइंग एंट्री इन हिज बुक, ठीक है, पेई मतलब जिसे पैसा मिलने वाला है वो अपने बुक्स में क्या एंट्रीज रिकॉर्ड करेगा वो देखेंगे, ठीक है। वो क्या एंट्री रिकॉर्ड करेगा, उसे क्या है, बिल के जरिए पैसा मिलना है, तो उसे मतलब पैसा मिलना है तो वो क्या एंट्री रिकॉर्ड करेगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रावी, ड्रावी मतलब ही कौन है, मेकर, ठीक है। सीधी बात है ना, मुझे पैसा मिलने वाला है, पैसा मिलने वाला है तो ये बिल मेरे लिए क्या है, असेट है, असेट का क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, तो इस असेट को मैं क्या कर लूंगा, डेबिट कर लूंगा, तो बिल्स रिसीवेबल को मैं क्या कर रहा हूँ, डेबिट कर रहा हूँ, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई मतलब मेकर अकाउंट, ठीक है। बाद में क्या है, एक्सेप्ट केसेस है कुछ,
A accepts a bill of exchange drawn on him by B. In the book of B, the entry will be A accepts the bill of exchange drawn on him by B. इसका मतलब क्या है? बिल ड्रॉ किसने किया है? बी ने। मतलब पैसा किसे मिलने वाला है? बी को। तो बी के बुक में क्या रिकॉर्ड होगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट किसको करना है? ड्रॉ बी को या मेकर को। तो कौन है ड्रॉई हमारे केस में? ए। तो किसको करेंगे? टू ए, टू ए अकाउंट। ठीक है। ए सेंड्स टू बी द एक्सेप्टेंस ऑफ डी। ठीक है। इन दिस केस ऑल्सो द एंट्री इन द बुक्स ऑफ बी विल बी ए सेंड्स टू बी द एक्सेप्टेंस ऑफ डी। ठीक है। अगर ए ने बी को एक्सेप्टेंस भेजा है किसका? डी का। मतलब पेमेंट कौन करने वाला है? डी। लेकिन डी को हम जानते हैं क्या? नहीं। हमें पेमेंट लेना किससे था? ए से ही लेना था। तो बेफिजूल में डी को हमारी बुक में कहाँ लाए? हम आज भी ए को ही क्रेडिट करेंगे। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ए ही करेंगे हम। ठीक है। डी से हमारा लेना देना है क्या? नहीं। डी हमें भले ही पेमेंट करेगा। क्यों? क्योंकि ए ने उसे बिल दिया है। लेकिन हम डी को जानते हैं क्या? नहीं। हमें तो पैसा किससे लेना था? ए से लेना था। तो हम ए को ही क्रेडिट करेंगे। द पर्सन हु रिसीव्स द बिल हैज 3 ऑप्शन। ठीक है। अब हम बी है, हमारे पास 3 ऑप्शंस है कि हमें बिल तो मिल गया है, अब हम उस बिल के साथ क्या क्या कर सकते हैं। ही कैन होल्ड द बिल टिल मैच्योरिटी। मैच्योरिटी तक हम हमारे बिल को होल्ड करके रखे और मैच्योरिटी होने पे हमें पैसा मिल जाएगा। पैसा मिल जाएगा तो एंट्री क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएंगी। मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा। ठीक है। द बिल कैन बी एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ अनदर पार्टी सेज जेड। हम इस बिल को किसी दूसरे पार्टी के फेवर में एंडोर्स कर देंगे। तो हम क्या करेंगे? जिसको दिया है तो क्या करते हैं? डेबिट द रिसीवर। तो जेड अकाउंट डेबिट। बिल्स रिसीवेबल का क्या था? डेबिट बैलेंस था, तो उसको क्रेडिट कर देंगे टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है। सिंपल है, कुछ नया नहीं है। द बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी डिस्काउंटेड विद द बैंक। डिस्काउंटेड विद द बैंक मतलब क्या है? कि हमें बिल के अकॉर्डिंगली 2 महीने बाद पैसा आने वाला है। ठीक है। सामने वाले पार्टी ने वादा किया है कि वो 2 महीने बाद पैसे देगा, लेकिन हमें पैसों की जरूरत अभी है। तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हम बैंक के पास जाएंगे। हम कहाँ जाएंगे? बैंक के पास जाएंगे। बैंक के पास गए और उसको डिस्काउंट करा लिया। डिस्काउंट मतलब क्या किया? हमें पैसा कब मिलने वाला था? 60 डेज के बाद में, लेकिन हमको पैसों का काम अभी पड़ गया, से एग्जांपल 10 डेज के बाद में। तो हम क्या करेंगे? बैंक के पास जाएंगे, बैंक से 10 दिन में ही पैसा ले लेंगे। ठीक है। और अपना जो बिल्स रिसीवेबल है ना, जो अपना जो बिल रिसीवेबल था, वो क्या करेंगे? हम बैंक को दे देंगे। ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? आज 10 दिन हुए, 10 दिन बाद हमको जो पैसा मिलना था वो हमने बैंक से ले लिया है। ठीक है। अब बैंक का क्या फायदा? बैंक ने ये बिल्स रिसीवेबल खुद के पास रख लिया है और 60 दिन होने के बाद में बैंक किसके पास जाएगा? जिसने बिल बनाया था उसके पास जाएगा। ठीक है। और बैंक उससे पैसा वसूल करेगा। ठीक है। बैंक उससे पैसा वसूल करेगा। तो इसमें बैंक का फायदा क्या है? बगैर मुनाफे के कोई कुछ करता है कि नहीं? बैंक का फायदा क्या है? इंटरेस्ट का फायदा है बैंक का। ठीक है। हमें ये पैसा मिलना कब था? 60 डेज में मिलना था। ये जो है ड्रॉवर है, ये कौन है? पेई है। सॉरी, ड्रॉवर मतलब ही पेई है। ये कौन है? एक्सेप्टर है। ठीक है। तो हमें पैसा कब मिलने वाला था? 60 दिन के बाद। कौन देने वाला था? एक्सेप्टर देने वाला था। लेकिन 10 दिन में ही हम कहाँ चले गए? बैंक के पास। तो बैंक ने हमको कितने दिन पहले दे दिया पेमेंट? 40 डेज पहले दे दिया। ठीक है। तो बैंक क्या करेगा? ये 40 डेज का इंटरेस्ट ना वो काट लेगा। 40 डेज का इंटरेस्ट काट लेगा। मतलब अगर हमको 1 लाख रुपए मिलना था तो 1 लाख पे 40 डेज का जितना भी इंटरेस्ट बनता है, हमारे एग्जाम्पल में ले लेते
10,000, तो 10,000 काट करके हमें सिर्फ 90,000 देगा बैंक। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, डिस्काउंट कर दिया बैंक ने, डिस्काउंटिंग कर दिया, मतलब फिगर कम कर दिया, फ्यूचर से प्रेजेंट पे ला रहे हैं। 1 लाख कब मिलना है हमें, 1 लाख तो सर हमें यहाँ 60 डेज के बाद मिलना है ना, लेकिन हम ले कब रहे हैं, यहाँ ले रहे हैं। तो हमने देखा था ना मैथमेटिक्स में, इसको क्या बोलते हैं हम, पीछे आ रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हमने डिस्काउंटिंग नाम दिया था, है ना। ठीक है, ओके। अब उसके आगे, on the date of maturity there will be two possibilities. The first is that the bill will be paid, that is to say met or honored. The entries for this will depend upon what was done to the bill during the period of maturity. अब मैच्योरिटी पे क्या हो रहा है कि दो बातें हो सकती है, एक तो ऑनर्ड हो गया, मतलब जो एक्सेप्टर था उन्होंने हमें पेमेंट कर दिया, या दूसरी बात क्या हो सकती है, दो बातें हो सकती है ऑन मैच्योरिटी। एक तो ऑनर्ड मतलब एक्सेप्ट पेमेंट कर दिया, या क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया, क्या हो गया, डिसऑनर्ड। अब ऑनर हो रहा है तो हमने तीन बातें की थी, जैसे कि जब पहले बिल आया था, तो बिल आया था तो हमने तीन बातें की थी, एक तो अपने पास रखा था, या एंडोर्स किया था हमने, या बैंक से डिस्काउंट किया था। ठीक है, ऐसी तीन बातें हैं, है ना। अब अगर केस, तीन बातें हैं ऐसी, अगर पहला वाला बात है कि अपने पास रखा था, तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर बिल हमने अपने पास रखा था तो इस केस में क्या होने वाला है, बताओ, ऑप्शन आंसर क्या हो सकता है। ऑनर्ड हो गया मतलब पैसा आ गया, तो पैसे आने की एंट्री पास कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या था हमारे पास, हमने दूसरा क्या किया था, दूसरा ट्रांजैक्शन क्या किया था हमने, एंडोर्स कर दिया था। ठीक है, तो सेकंड पॉसिबिलिटी इज दैट द बिल विल बी, अच्छा ठीक है, बट इफ ही हैज ऑलरेडी एंडोर्स, अगर हमने एंडोर्स किया था किसी और के नाम पे, या हमने डिस्काउंट किया था, तो पैसा हमें मिलने वाला है क्या, नहीं, तो हम इसका क्या करेंगे, नो एंट्री विल बी पास्ड। जाहिर सी बात है ना, ये केस में क्या हो रहा है, ये दो केस में, सेकंड और थर्ड केस में, कि बिल हमारे पास है क्या, नहीं, हमने क्या किया, एंडोर्स कर दिया, सामने वाली पार्टी को दे दिया, तो जब वो एक्सेप्टर ऑनर कर रहा है तो पैसा हमें मिलने वाला है क्या, नहीं, एंडोर सी को मिलने वाला है जिसके नाम पे हमने ट्रांसफर किया था, तो पैसा उसको मिलने वाला है, हमारे पास कुछ हो रहा है क्या, नहीं, तो हम कुछ रिकॉर्ड करेंगे क्या, नहीं, नो एंट्री, इश्क दी गली विच नो एंट्री। अगर हमने बिल को डिस्काउंट किया था बैंक के पास, बैंक के पास हमने बिल को डिस्काउंट किया था, तो इसका मतलब क्या है कि अब जब बिल ऑनर होने वाला है, हमने ये क्या किया था, बैंक के पास इसको डिस्काउंट किया था, अब ये जब 60 डेज खत्म हुए, तो ये जो हसमुख लाल है एक्सेप्टर, ये पेमेंट किसको करेगा, बैंक को करेगा, सीधा किसको करेगा, बैंक को करेगा। मतलब हमको कुछ आना है क्या, नहीं, हमको कुछ आना है क्या, नहीं, तो फिर हमारी बुक में कोई रिकॉर्डिंग करेंगी क्या, नहीं, फिर से इश्क दी गली विच नो एंट्री। ठीक है, बुक में से पढ़ना है, बुक में बहुत अच्छी तरह से लिखा है, इसलिए मैं आज ये टॉपिक में बुक अपना नोट्स रेफर कर रहा हूँ। द सेकेंड पॉसिबिलिटी इज दैट द बिल विल बी डिसऑनर्ड, बेईमान था वो, बेईमानी की उसने, उसने वादा किया था कि 60 दिनों में पैसा लौटाएगा या 60 दिनों में पैसा देगा, इन क्या करे, सनम तो बेवफा निकले, 60 दिन बाद उन्होंने धोखा दिया, बेवफाई की, बहुत दिल दुखा। दैट इज टू से द बिल विल नॉट बी पेड, पैसा नहीं है। इफ द बिल इज डिसऑनर्ड द बिल बिकम्स यूजलेस, चिंदी हो गया वो तो हमारे लिए, एंड द पार्टी फ्रॉम हुम द बिल वॉज रिसीव्ड विल बी लायबल टू पे द अमाउंट। अब वो बिल डिसऑनर किया लेकिन उसकी लायबिलिटी तो आज भी है ना, आज भी हम उससे पैसा वसूल करेंगे ना, हाँ सर बिल्कुल करेंगे, तो हम क्या एंट्रीज पास करेंगे,
इफ द बिल वॉज केप्ट टिल मैच्योरिटी, अगर हमारे पास बिल मैच्योरिटी तक था तो हम क्या करेंगे, एंट्री रिवर्स कर देंगे। पहली एंट्री हमने क्या पास की थी, सबसे पहले हमने एंट्री क्या पास की थी, हमने एंट्री पास की थी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रावी। ओके, अब डिसऑनर हो गया तो ये एंट्री को रिवर्स कर देंगे हम, क्या एंट्री पास करेंगे, ड्रावी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, मतलब हमारे बुक में जो बिल्स रिसीवेबल की एसेट थी, एसेट की कोई वैल्यू बची है क्या, नहीं, खाली हो गई वो, और ड्रावी फिर से चढ़ गया बुक में, ठीक है। उसके बाद में इफ द बिल वॉज एंडोर्स इन द फेवर ऑफ क्रेडिटर, हमने किसी क्रेडिटर को एंडोर्स कर दिया था वो। अब इसका मतलब जब हमने एंडोर्स किया था तब क्या किया था हमने, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू वो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट कर दिया था, बिल को हटा दिया था हमने। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब हमें पैसा लेना है, अब हमें पैसा लेना है, तो एंट्री क्या पास करेंगे हम, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल क्यों आ गया यहाँ पे, क्योंकि हमने क्या किया था, एंडोर्स कर दिया था। एंडोर्स कर दिया था मतलब हमने जेड को वादा किया था कि ये जो बिल्स रिसीवेबल है वो तुझे मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन जो ड्रावी था उसने क्या किया, बेवफाई की, उसने बेवफाई की। तो जेड को पैसा मिला क्या, ये इस बेवफा से नहीं मिला, जेड को पैसा नहीं मिला। लेकिन हमें तो जेड को पैसा देना ही था, है ना, हमें तो पैसा देना ही था, तो हमारी तो लाइबिलिटी क्रिएटेड है, तो हमने हमारे बुक्स में लाइबिलिटी क्रिएट कर ली टू बिल्स पेएबल, ठीक है। और हमें पैसा लेना कितने किससे था, ड्रावी से पैसा लेना था, ड्रावी से पैसा लेना था। लेकिन हमने पहली ये एंट्री पास करके बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट तो ड्रावी कर लिया, तो ड्रावी को बुक से हटा दिया और बिल्स रिसीवेबल को बुक में ले लिया, ठीक है। सेकेंड एंट्री हमने क्या, ऐसा वन बाय वन एंट्री देखते। सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या हुआ, हमें बिल आया तो हमने क्या किया, बिल्स रिसीवेबल। अच्छा, सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या है, हमने क्या किया, सेल्स किया, तो हमने क्या किया, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स किया, ठीक है। अब डेटर से पैसा आने वाला है, डेटर ने पैसा ना देते हुए बिल्स रिसीवेबल दे दिया, तो हमने ले लिया बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो हमारे बुक से डेटर डेटर फिट्टूस हो गया, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ, हमने किसी से परचेज भी किया होगा, हमारे बुक में कुछ क्रेडिटर्स भी होंगे, उसकी एंट्री क्या होंगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। अब इन क्रेडिटर्स को हमको पेमेंट करना है, तो हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया। कैसे पेमेंट किया हमने, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, यही बिल जो रिसीवेबल था ना वो हमने यहाँ चिपका दिया, ठीक है। डेटर को मान लीजिए हम एक्स बोलते हैं और ये क्रेडिटर को हम जेड बोलते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, ये एक्स क्या क्या एक्स ने क्या किया, बेवफाई की, बेईमानी की। तो इसका मतलब क्या है, हमको एक्स से पैसा लेना है, तो एक्स को हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, एक्स को डेबिट कर देंगे। एक्स कौन है, ड्रावी है, एक्स ड्रावी था ना, तो क्या करेंगे, ड्रावी अकाउंट डेबिट, हमारे केस में कौन है, डेटर, मतलब ही एक्स, ठीक है। और टू, हमको तो ये जेड को पे करना था, हमने बिल्स रिसीवेबल दिया था उसको, अब वो डिसऑनर हो गया, तो अब हमको तो पे करना ही है, तो हमने एक बिल दे दिया, बिल्स पेएबल, ठीक है। जमा ये सिंपल है। इफ द बिल वॉज डिस्काउंटेड विद द बैंक, बैंक से अगर हमने डिस्काउंट किया तो क्या, सीधी सी बात है, वही एंट्री, ड्रावी अकाउंट डेबिट टू बैंक, ड्रावी से लेंगे और बैंक को देंगे, ड्रावी से लेके बैंक को दे देंगे, ओके। अब कुछ समझेंगे बिल के टर्म्स क्या है। व्हेन अ बिल इज डॉन आफ्टर साइट, एक होता है आफ्टर डेट और एक होता है आफ्टर साइट, एक होता है आफ्टर साइट और एक होता है आफ्टर डेट, ठीक है।
आफ्टर साइट मतलब क्या होता है, द टर्म ऑफ द बिल बिगिंस टू रन फ्रॉम द डेट ऑफ साइटिंग, मतलब साइट करना मतलब एक्सेप्ट करने के बाद से, एक्सेप्ट करने के बाद से उसका टेन्योर चालू होता है। आफ्टर साइटिंग मतलब हमने उस सामने वाली पार्टी को दिखाया और उसने एक्सेप्ट किया, उसके बाद में उस बिल का टेन्योर चालू होगा, ठीक है। वेरेज आफ्टर डेट के केस में क्या है, बिल पे जो डेट है उस डेट से उसका टेन्योर चालू होगा। जैसे कि मान लीजिए आज है January 1, ठीक है, और पीरियड है 30 डेज का, ठीक है। तो अगर आफ्टर डेट का केस है तो 1 जैन से 30 डेज, 1 जैन से 30 डेज मतलब 30 जैन को मैच्योर हो जाएगा वो, +3 ग्रेस डेज। उन सब में अभी नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, सिर्फ आप ये कंसेप्ट समझो आफ्टर साइड और आफ्टर डेट का मतलब क्या है। तो आफ्टर डेट के केस में क्या है, January 1 से 30 दिन बाद। लेकिन आफ्टर साइड के केस में क्या है, January 1 को है 30 दिन का टेन्योर है, उसका मैच्योरिटी है, और हमने बिल एक्सेप्ट किया है सामने वाली पार्टी ने 5 जनवरी को। तो ये जो 30 डेज को रिवोक करेंगे हम कहाँ से करेंगे, 5 जनवरी से करेंगे। 5 जनवरी के आगे 30 डेज करेंगे हम, 5 जनवरी के आगे 30 डेज करेंगे, ठीक है। इजी है कंसेप्ट, समझ रहा है सब, ठीक है। एक्सपायरी ड्यू डेट ऑफ अ बिल, द डेट ऑन विच द टर्म ऑफ द बिल टर्मिनेट्स इज कॉल्ड द एक्सपायरी। जहाँ पे वो मैच्योर्ड हो रहा है उसको, जहाँ पे वो टर्मिनेट हो रहा है, द डेट ऑन विच द टर्म ऑफ द बिल इज टर्मिनेटेड इज कॉल्ड द एक्सपायरी। मतलब भी क्या, ड्यू डेट ऑफ अ बिल, मतलब भी क्या, ड्यू डेट ऑफ अ बिल। डेज ऑफ ग्रेस, ये क्या होता है, 3 ग्रेस डेज ऐड करते हैं, 3 दिन का हम उसे बोनस देते हैं कि मैच्योर्ड कब होने वाला था 5 तारीख को, लेकिन 3 दिन और ले ले भैया, 5 को होने वाला था 8 को देना, ठीक है, 3 दिन और ले ले, ओके। डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ बिल, द डेट विच कम्स आफ्टर एडिंग 3 डेज टू द एक्सपायरी इज कॉल्ड द डेट ऑफ मैच्योरिटी, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए मैच्योरिटी डेट हमारी आ रही थी 21 जैन, ठीक है, मतलब सॉरी ड्यू डेट आ रही थी हमारी 21 जैन, तो मैच्योरिटी डेट क्या होंगी, +3 डेज, मतलब 24 जैन, मतलब 24 जैन। ये जो 3 दिन है ये कहाँ से लाया, मैंने लाया क्या, ग्रेस डेज है ये। 3 ग्रेस डेज को ऐड करने के बाद में जो डेट आ रही है उसे हम बोलते हैं मैच्योरिटी डेट, ठीक है। अच्छे कंसेप्ट है ये, आपका नोट्स ही रेफर करो, बेस्ट है ये एकदम, ठीक है। बिल एट साइट, अच्छा बिल साइट मतलब क्या होता है, प्रेजेंटेशन। साइट मतलब कि क्या होता है, बिल एट साइट मतलब क्या होता है, डिमांड पे जो बिल हो रहा है वो। बिल एट साइट मीन्स द इंस्ट्रूमेंट इन विच नो टाइम फॉर पेमेंट इज मेंशन्ड। अच्छा ये जो है टर्म ऑफ बिल, उसमें जो आफ्टर साइट वर्ड यूज किया है ये अलग चीज है। टर्म ऑफ बिल में आफ्टर साइट यूज किया है, उसका मतलब क्या है कि जो आफ्टर साइट मतलब साइट कब हुआ, 5 जनवरी को एक्सेप्ट किया, उसके बाद में उसका टेन्योर गिनेंगे हम, ठीक है। आफ्टर साइट ये हो गया। लेकिन यहाँ पे जो है बिल एट साइट ये नया कंसेप्ट है, कंफ्यूज नहीं करना है। टर्म एट साइट और बिल एट साइट ये अलग है। बिल एट साइट मतलब क्या है कि एक ऐसा बिल है जिसमें टेन्योर लिखा हुआ ही नहीं है। अ चेक इज ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड, अ प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज इज पेएबल ऑन डिमांड। बिल एट साइट मतलब डिमांड पे जो हम पेमेंट कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे हम, बिल एट साइट। जो डिमांड पे पेमेंट हो रहा है उसको हम बोलते हैं बिल एट साइट, ठीक है। एट साइट प्रेजेंटेशन मीन्स डिमांड, प्रेजेंट किया हमने वो जो बिल है आपको लाके दिया है कि आप हमें पेमेंट करो, कि आप हमें पेमेंट करो, ठीक है। इसमें ग्रेस डेज वगैरह का कोई फंडा नहीं है, ठीक है। बिल एट साइट में ग्रेस डेज वगैरह का कोई फंडा नहीं है, ओके। बिल आफ्टर डेट, आफ्टर डेट मतलब क्या हो रहा है, बिल आफ्टर डेट मीन्स द इंस्ट्रूमेंट इन विच द टाइम फॉर पेमेंट इज मेंशन्ड। अ promissory note or bill of exchange is a time instrument when it is expressed to be payable after a specified period on a specific date after sight on happening of an event, ठीक है। ये 4 केसेस में क्या बोलते हैं उसको हम, आफ्टर डेट। जैसे कि उसमें एक स्पेसिफाइड पीरियड मेंशन किया हुआ है 30 दिन, ऑन स्पेसिफिक डे 21 जनवरी
आफ्टर साइट, ठीक है, आफ्टर साइट मतलब प्रेजेंटेशन करने के बाद या कोई कंडीशन फुलफिल होने के बाद, या कोई कंडीशन फुलफिल होने के बाद, ठीक है, ऐसे केस में हम क्या बोलते हैं उसको, बिल आफ्टर साइट। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना है, याद रखना है। हाउ टू कैलकुलेट ड्यू डेट ऑफ अ बिल, हाउ टू कैलकुलेट ड्यू डेट ऑफ अ बिल, किसी भी बिल का ड्यू डेट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। व्हेन द बिल इज मेड पेएबल ऑन अ स्पेसिफिक डेट, इसको याद करना है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल इसी पे बनते हैं। How to calculate due date of a bill? When the bill is made payable on a specific date, अगर बिल पे कोई स्पेसिफिक डेट दिया है तो बिल ड्यू कब होगा, बिल का ड्यू डेट क्या मानेंगे, वो जो स्पेसिफिक डेट दी है, वो जो स्पेसिफिक डेट दी है उसी को मानेंगे। स्पेसिफिक डेट विल बी द ड्यू डेट। इजी है, अगर बिल पे स्पेसिफिक डेट मेंशन है तो वो जो स्पेसिफिक डेट मेंशन है उसी को हम क्या मानेंगे, ड्यू डेट मानेंगे। ओके, नेक्स्ट केस क्या होता है, when the bill is made payable at a stated number of months after a date, at a stated number of months after a date, जैसे कि कैसे होगा ये, the date on which the term of the bill shall expire will be the due date, the term shall be on the on that date of the month which correspond with the day on which the bill is dated if the month, ठीक है, जैसे कि आज है 15th जैन, आज है 15th जैन, ठीक है, और बिल पे लिखा है 3 मंथ्स, तो ड्यू डेट क्या होंगी, 15 जैन में 3 मंथ्स ऐड कर लो, 15 जनवरी से 15 फरवरी, 15 मार्च, 15 अप्रैल, क्या आ जाएंगी ड्यू डेट, 15 अप्रैल, ठीक है, क्या आएगी ड्यू डेट 15 अप्रैल, ये लिख लेना है यहाँ पे आपने, क्या आएगा ड्यू डेट 15 अप्रैल। अब इसमें एक ध्यान में रखने वाली बात है, अगर मेरा डेट होता आज 31 जैन और 3 मंथ्स बोले हैं तो मेरा ड्यू डेट क्या आएगा, सोचो और बताओ। अगर 31 जैन को आज मैं बिल एक्सेप्ट, बिल पे लिखा है 31 जैन और 3 मंथ्स का टेन्योर है, तो मैच्योरिटी कब आने वाली है, ड्यू डेट कब आने वाला है, थोड़ा सोच के बताना। 31 जैन में 3 महीने ऐड करना है, तो 3 महीने ऐड करने के बाद में कौन सा डेट आ रहा है, कौन सा आने वाला है, 31 अप्रैल होता है क्या, 31 अप्रैल होता है क्या, नहीं 31 अप्रैल नहीं होता है, फिर क्या लूँ, 1 मई ले लूँ क्या, 31 अप्रैल नहीं है तो 1 मई ले लूँ क्या, नहीं, लास्ट डे है ना ये, तो लास्ट डे ले लो, 30 अप्रैल ले लो, क्या लेंगे हम, 30 अप्रैल ले लेंगे। ओके, व्हेन द बिल इज मेड पेएबल एट अ स्टेटेड नंबर ऑफ डेज, करण सर का व्हाट्सएप पे मैसेज आया है, सेक्शन 144 अप्लीकेबल हो गया है। सेक्शन 144 क्या बोलता है, सेक्शन 144 इम्पोज्ड इन पुणे, बी सेफ बी इंडोर्स। ज़्यादा लोग गैदरिंग कर नहीं सकते, पुणे में सिचुएशन थोड़ी वर्स हो रही है, तो बी सेफ, घर पे रह के आप लोग पढ़ाई करिए, वीडियो लेक्चर्स का आपको सपोर्ट है, वीडियोस देख के आप पढ़ते रहिए, प्रिकॉशन लीजिए, पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ आपका हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है, तो हेल्थ पे भी ध्यान रखिए, बार बार हाथ धोना है आपको, नए लोगों से मिलना नहीं है, ज़्यादा बड़ी गैदरिंग्स में जाना नहीं है,
मॉल पार्टीज मूवीज अटेंड नहीं करना है, कुछ सोशल गैदरिंग्स को अवॉइड करिए, आइसोलेट हो जाइए, रीडिंग रूम्स को अवॉइड करिए, घर पे बैठ के पढ़ाई करिए, लेक्चर्स का आपको सपोर्ट है। और नहीं तो भी रिविजनरी बैच है तो लेक्चर्स नहीं भी मिलते, मतलब लेक्चर्स तो दे रहे हैं लेकिन अगर लेक्चर्स टाइम पे अवेलेबल नहीं भी होते, इन दैट केस ऑल्सो आपका पहले पढ़ा हुआ है और बाकी भी सब्जेक्ट्स है तो आप आपकी पढ़ाई जारी रखिए। अकाउंट्स नहीं तो मैथ्स पढ़िए, मैथ्स नहीं तो बीसी के पढ़िए, कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। और अपनी हेल्थ का ध्यान तो रखना ही है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। When the bill is made payable at a stated number of days after date. When the bill is made payable at a stated number of days after date. ठीक है, तो क्या करेंगे, उतने नंबर ऑफ डेज ऐड कर लेंगे। द डेट विच कम्स आफ्टर एडिंग द स्टेटेड नंबर ऑफ डेज टू द डेट ऑफ बिल शैल बी द ड्यू डेट। जैसे कि आज है 1 जैन, ठीक है, और उन्होंने बोला है 60 डेज, तो 1 जैन प्लस 60 डेज हम कर लेंगे। 1 जैन में 60 डेज ऐड करेंगे, तो 1 जैन को इंक्लूड करने का क्या नहीं, इसको एक्सक्लूड करने का। गिनती कहाँ से चालू करना, 2 जैन, 3 जैन, 4 जैन, 5th, ऐसा 60 डेज ऐड करने का। तो फर्स्ट में 30 ऐड किया तो जनवरी चले गया, प्लस 28 किया तो फेब्रुवरी चले गया, प्लस 1, मतलब क्या आ जाएगा, मैच्योरिटी क्या आ जाएंगी, 1 मार्च। मैच्योरिटी कब आ जाएंगी, 1 मार्च, ठीक है, 1 मार्च को मैच्योरिटी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में अपना क्या है नेक्स्ट, नोटिंग चार्जेस। उसके बाद में क्या पॉइंट आ रहा है, नोटिंग चार्जेस। इजी है, थेरोटिकल चल रहा है ये सब, ठीक है। नोटिंग चार्जेस मतलब क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि बिल डिसऑनर वगैरह हो सकता है, तो ये हम किसी थर्ड पार्टी को हमारा बिल दे देते हैं ताकि वो उसे लीगली एनफोर्सिबल वगैरह कर सके। इट इज नेसेसरी दैट द फैक्ट ऑफ डिसऑनर एंड द कॉजेज ऑफ डिसऑनर शुड बी इस्टेब्लिश, मतलब ये डिसऑनर क्यों हो रहा है, ठीक है। अब एक्सेप्टर के एंड पे कोई गलती नहीं है और बिल डिसऑनर हो रहा है तो फिर एक्सेप्टर भुगतान करेगा क्या, नहीं। लेकिन अगर एक्सेप्टर जानबूझ के डिसऑनर कर रहा है तो एक्सेप्टर ने पेमेंट करना चाहिए, एक्सेप्टर की लाइबिलिटी है। तो ऐसे केस में हम नोटिंग चार्जेस, एक नोटरी पब्लिक होता है, एक पब्लिक ऑफिशियल होता है, पब्लिक ऑफिशियल नोटरी बोलते हैं उसको, उसे बिल दे देते हैं हम, ठीक है। फिर वो आगे बिल प्रेजेंट करता है एक्सेप्टर को, और अब एक्सेप्टर ने पेमेंट दिया तो वो उससे पेमेंट लेता है और ड्रॉवर को देता है, मतलब ये एज अ मीडिएटर काम करता है। तो वो कोई सर्विस दे रहा है, ठीक है, तो ये सर्विस का कुछ सर्विस चार्ज होगा, है ना, कुछ सर्विस का सर्विस चार्ज होगा। उस सर्विस चार्ज को हम क्या बोलते हैं, नोटिंग चार्जेस। उस सर्विस चार्ज को हम क्या बोलते हैं, नोटिंग चार्जेस। जैसे कि अगर बिल डिसऑनर हो रहा है, बिल डिसऑनर हो रहा है तो ऐसे केस में भी हमें वो नोटरी पब्लिक सर्विस दे रहा है कि हमसे बिल लिया, एक्सेप्टर को दिया, एक्सेप्टर ने डिसऑनर किया तो हमें कुछ बताया उसने कि डिसऑनर किया, उस पर कोई एक्शन वगैरह लिया, तो ये जो भी सर्विसेज है इसकी वो कुछ चार्जेस लेता है, वो नोट डाउन करता है, तो उस चार्जेस को नाम क्या पड़ गया है, नोटिंग चार्जेस, ठीक है। तो ये केस में क्या होता है, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सपोज एक्स रिसीव्ड फ्रॉम वाई अ बिल ऑफ ₹1000, ऑन मैच्योरिटी द बिल इज डिसऑनर्ड एंड 10 इज पेड एज अ नोटिंग चार्जेस। हमको वाई से लेने कितने थे, 1000 रुपए, है ना। तो हमने क्या किया, 1000 रुपए लेने थे तो हमने एंट्री क्या पास की, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 1000 टू वाई 1000, ठीक है। अब मैच्योरिटी पे वाई ने डिसऑनर किया, वाई ने डिसऑनर किया तो 10 रुपए का नोटिंग चार्जेस लगा। अब डिसऑनर किया, गलती किसकी थी, वाई की थी, तो जो 10 रुपए का नोटिंग चार्जेस है वो बेयर किसना करना चाहिए, वाई ने करना चाहिए, तो ये हम वाई से वसूल करेंगे, ठीक है। तो वो तो वाई से वसूल करेंगे ही, लेकिन ये जो है इसको भी तो हम रिवर्स करेंगे ना। पहले पढ़ा था ना हमने कि अगर मैच्योरिटी पे बिल डिसऑनर हो रहा है तो क्या करते हैं, एंट्री रिवर्स करते हैं, तो हम क्या करते हैं, वाई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल कितना था, 1000 का था, और नोटिंग चार्जेस भी लेना है हमको, यस, तो टू नोटिंग चार्जेस, टू नोटिंग चार्जेस कितना, 10 रुपया, तो कितना लेंगे हम, 1010 लेंगे, इससे किससे, वाई से, ठीक है। आगे सपोज एक्स हैड एंडोर्स दिस बिल
इन फेवर ऑफ जेड। इन दैट केस एक्स ने एंडोर्स किया है किसको, जेड को, तो भी ये केस में भी हमें क्या है, वाई से तो लेना है, तो वाई को डेबिट करेंगे, और जेड को देना है। वाई से कितना लेना था, 1000 लेना था, और 10 रुपए नोटिंग के, तो 1010। जेड को हम कितना पे करने वाले थे, 1000 पे करने वाले थे, तो हमने क्या दिया, बिल्स रिसीवेबल दिया, लेकिन बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हो गया, तो 1000 तो देना है। लेकिन जब डिसऑनर हुआ तो जेड ने 10 रुपए नोटिंग चार्जेस भी भरा। वो भरने किसने चाहिए थे, जिसकी गलती है, गलती किसकी है, वाई की है, तो वो भी हम वाई से वसूल किए। और अब भरा किसने, जेड ने, तो जेड को हम पहले 1000 देने वाले थे प्लस ये 10 रुपए, 1010। ठीक है, अगला केस, अगर डिस्काउंट किया है तो सेम केस, वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अगला केस आता है रिन्यूअल। रिन्यूअल मतलब क्या है कि हमारा जो बिल है यहाँ पे एक्सेप्ट हुआ, यहाँ पे मैच्योरिटी आने वाली थी, 31 मार्च को मैच्योरिटी आने वाली थी, लेकिन 31 मार्च को हसमुख लाल हमारे पास आता है और वो बोलता है साहब अभी पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ, बिल को हम क्या करते हैं, रिन्यू करते, बिल को हम क्या करते हैं, रिन्यू करते, कितने के लिए, फर्दर 2 मंथ्स के लिए हम रिन्यू कर देते हैं। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, ये जो ओरिजिनल बिल है उसको हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे और एक नया बिल बनाएंगे, ओरिजिनल बिल को कैंसिल करेंगे और एक नया बिल बनाएंगे। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, रिन्यूअल बोलते हैं। तो ऐसे में क्या हम फ्री में कर देंगे क्या, नहीं, हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट वसूल करेंगे, हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट चार्जेस वसूल करेंगे। किससे करेंगे, हसमुख लाल से, किससे, ड्रावी से। तो ऐसे केस में 3 बातें हो सकती है, वेर द ड्रावी पेज नथिंग, ड्रावी ने कुछ भी नहीं दिया, जैसे 1 लाख का बिल था, 1 लाख रुपए में से एक आना भी नहीं दिया उसने, द टोटल अमाउंट ऑफ ओरिजिनल बिल एज वेल एज इंटरेस्ट फॉर द एक्सटेंडेड टाइम पीरियड। तो जो नया बिल रहेगा वो कितने के लिए होगा, ये जो 1 लाख रुपए थे वो 1 लाख तो रहेगा ही, प्लस इंटरेस्ट भी जोड़ लेंगे हम नए बिल में। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन क्या हो सकता है कि ड्रावी ने इंटरेस्ट दे दिया है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल। अगर ड्रावी एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल इंटरेस्ट दे देता है तो जो नया बिल है वो नया बिल कितने अमाउंट का बनेगा, ओरिजिनल अमाउंट। ओरिजिनल अमाउंट हमारा कितना था, 1 लाख, कितना था, 1 लाख, तो जो नया बिल बनेगा वो 1 लाख का बनेगा। ठीक है, थर्ड केस क्या है, where the dravee makes part payment of original bill or interest amount or both। ठीक है, अगर ड्रावी पार्ट पेमेंट कर देता है, जैसे कि 1 लाख में से 30,000 दे देता है या थोड़ा इंटरेस्ट दे देता है, तो जो नया बिल बनेगा वो कितने अमाउंट के लिए बनेगा, बैलेंस अमाउंट के लिए बनेगा, जाहिर सी बात है, इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है, सिंपल है एकदम। रिन्यूअल मतलब वो बिल पूरा नहीं कर पा रहा है, वो खुद ही चल के हमारे पास आ रहा है, वो बोल रहा है कि 2 महीने का टाइम और दे दो या 3 महीने का टाइम और दे दो, तो हम क्या करेंगे, जूना बिल कैंसिल करेंगे और नया बिल बनाएंगे। ठीक है, जूना बिल कैंसिल करके वी विल क्रिएट अ न्यू बिल। ठीक है, अब ऐसे केस में 3 बातें होती है कि उसने हमें 1 रुपए भी नहीं दिया, अगर वो हमें 1 रुपए भी नहीं दे रहा है तो ऐसे केस में क्या करेंगे, हम नया बिल बनाएंगे ओरिजिनल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट का। सेकेंड केस होता है कि उसने हमें इंटरेस्ट दे दिया तो हम नया बिल कितना बनाएंगे, सिर्फ ओरिजिनल अमाउंट का। थर्ड केस हो रहा है उसने हमें थोड़ा पैसा भी दे दिया या थोड़ा इंटरेस्ट भी दे दिया, तो फिर कितना, बैलेंस अमाउंट का बनाएंगे। ठीक है, ये था रिन्यूअल। और रिन्यूअल का ठीक अपोजिट है रिटायरमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। खुदा की मेहर हुई, अल्लाह ने हमें खूब नवाजा है, अल्लाह ने नवाजा है, तो हम 31 मार्च तक भी नहीं रुक रहे, हम पहले ही पेमेंट कर दे रहे हैं, प्री पेमेंट कर रहे हैं हम। तो इसको क्या बोलते हैं, प्री पेमेंट को क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट बोलते हैं। प्री पेमेंट को क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट बोलते हैं। अब रिटायरमेंट कर रहे हैं तो हमारा कुछ नुकसान हो रहा है ना भैया, मैं पहले क्यों दूंगा पेमेंट, जो पेमेंट मुझे 31 मार्च को करना था, आपको लगता है क्या कि वो मैं 1 मार्च को कर दूंगा, 31 मार्च का पेमेंट मैं 1 मार्च को करूंगा, लगता है क्या, चिकट आदमी हूं मैं, हाँ मैं करूंगा, क्यों, अगर मेरा कुछ फायदा होगा, मेरा फायदा क्या हो सकता है, मेरा इंटरेस्ट सेविंग होगा, इसको क्या कर देंगे हम, डिस्काउंट कर देंगे, क्या कर देंगे, डिस्काउंट कर देंगे। 31 मार्च को मैं 1 लाख देने वाला था, आज 1 मार्च है तो 1 मार्च को मैं 1 लाख दूंगा क्या, नहीं, 1 लाख से थोड़ा कम दूंगा, क्या कर दिया मैंने, डिस्काउंट कर दिया उसको। ठीक है, क्या कर दिया, डिस्काउंट कर दिया। ठीक है, इसके आगे है इलस्ट्रेशन 1, पढ़ते हैं, स्टार्ट करो।